वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में प्रयोगवाद के उदय के कारणों पर चर्चा की थी। हमने परिस्थितियों के बारे में बताया था कि किस तरह से परिस्थितियां थी इसके उदय की और क्यों जो है ये प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। आज हम चर्चा करेंगे कि बदलते हुए समाज के मूल्यों, बदलते हुए समाज के सत्यों को उद्घाटित करने के लिए जो नवीन काव्य धारा प्रयोगवाद के नाम से उद्घाटित हुई, उसकी कौन सी विशेषताएं थी। तो सबसे पहली विशेषता जो हमें दिखाई देती है वो है घोर व्यक्तिवाद। इस कविता में व्यक्ति अहमनिष्ठ हो चुका है। इस धारा के कवि व्यक्तिवादिता का प्रभाव जो है यत्र तत्र देखा जा सकता है। कई आत्माभिव्यंजन इस युग की प्रमुख विशेषता है। भारत भूषण अग्रवाल की एक छोटी सी कविता मैं उदाहरण के रूप में कहूँगी। एक साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, खान पान अति साधारण, तब मैं एकाग्र मन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। तो स्वयं की जो प्रशंसा है, स्वयं व्यक्तिवादिता है, वो इस युग की प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता है अति नग्न यथार्थवाद। प्रगतिवादी कविता में हमने प्रवृत्ति देखी थी यथार्थवाद से कविता जुड़ी, जमीन से जुड़ी हुई कविता हमें मिलती है। परंतु प्रयोगवाद में कविता में अति नग्न यथार्थवाद को प्रश्रय मिली। कवि अपनी कुत्सित मनोवृत्तियों का यथार्थवाद के नाम से चित्रण करने में पीछे नहीं हटे। उनका दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति और कुंठाओं का चित्रण जो है वो यथार्थवाद का नाम रह गया। काम जीवन का आवश्यक अंग बन चुका था, साध्य नहीं। यदि साध्य बन जाए तो इसकी स्थिति और विकृति अत्यंत भयानक होती है और यही इस युग की कविता में देखा जा सकता है। मेरे मन की अंधेरी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। पुरुष यदि इन दमित वासनाओं का चित्रण करने में आगे थे तो ये प्रवृत्ति ठीक थी, परंतु इस युग की कवित्रियाँ भी किसी से पीछे नहीं हैं। उनके काव्य में भी ये चित्रण, अनावृत चित्रण मिलता है। चली आई बेला सुहागन, पायल पहने बान विद्ध जुड़ने सी, बाहों में सिमट जाने की, उलझने लिपट जाने की, मोती लड़ी समाए। निराशावादी प्रवृत्ति इस युग की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है प्रयोगवादी कविता में आशा और आकांक्षा से विहीन ये कवि चारों ओर घोर निराशा की कुहासे में आवृत दिखाई देते हैं। वर्तमान पर उनकी दृष्टि कुछ इस तरह से टिकी हुई है। आओ उस अतीत को भूलें और आज की रग रग को छू लें इसी क्षण, क्योंकि वे नहीं रहे और कल हम भी नहीं रहेंगे। क्षणवादी भोगवादी प्रवृत्ति इस युग की चौथी विशेषता जो बहुत अलग करती है इस कविता को, वो है क्षणवादी भोगवादी प्रवृत्ति। इस युग का कवि क्षण भर के भोग को ही सर्वोपरि मानता है। प्रेम आदि से उसकी आस्था उठ चुकी है और विशुद्ध प्रेम को वो नहीं मानता। ईश्वर, प्रेम, इन सब विषयों से उसकी अनास्था व्यक्त होती है। घारी घास पर क्षणभर कविता आगे की इसी प्रवृत्ति को उद्घाटित करती है। एक शरद देवरा की उदाहरण मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी जो इस प्रवृत्ति को उद्घाटित करती है। अब तुम हो सांझ सी वीरान, बासी ककड़ी सी अलसाई, अब तुम ढल चुकी हो। इसी भोगवादी प्रवृत्ति
में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। और शकुंतला माथुर की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ उदाहरण स्वरूप देना चाहूँगी। रात के इस फ्लोर शो में आज मुख्य मेहमान तुम, एक बार बस एक बार अपने तन की छाप मुझ पर छोड़ जाओ। अगली प्रवृत्ति है इसकी सामाजिकता का अभाव। इस युग के कवियों में सामाजिकता का अभाव था। ये व्यक्ति समाज और व्यक्ति के संबंधों का आदी नहीं था। समाज कल्याण की भावनाओं को इसने अनदेखा किया और अपनी दुर्बलताओं को व्यक्त करने की चिंता इनमें अधिक है। अपने यथार्थवाद के प्रति इनकी ईमानदारी यौन वर्जनाओं और कुंठित वृत्तियों का चित्रण करने तक ही सीमित रही है। अति बौद्धिकता। इस युग का व्यक्ति अत्यंत बुद्धिवादी है। यही कारण है कि उस काव्य में अनुभूति का प्रायः अभाव पाया जाता है। नया कवि पाठक के हृदय को आनंद से उद्वेलित करना नहीं चाहता। नया कवि काव्य में अनुभूति का नए कवि के काव्य में अनुभूति का प्रायः अभाव पाया जाता है। नया कवि पाठक के हृदय को आनंद से तरंगित और उद्वेलित न करके अपनी बुद्धिवादिता की पहेली में उलझाए रहना चाहता है और पहेली बुझावल के चक्रव्यूह में आबद्ध करके उसे परेशान करना चाहता है। कुरेद कुरेद कर उसके मस्तिष्क को पर अपनी बातों को मर देना चाहता है। संबंधों के स्वर को असंपृक्त कर दूं, आत्मा को भी ना मानूं, तुम्हें भी ना पहचानूं, तुम्हारी त्वदिता स्थिर शून्य में उछाल दूं, हाँ तभी शायद तभी। कुछ ऐसे प्रतीकों और बिंबों का इन्होंने प्रयोग किया है जिसके कारण कविता जो है क्लिष्ट हो गई है, अत्यंत बौद्धिक होकर वो क्लिष्टता हो गई है। तो पाठक जो है उसमें आनंद नहीं ढूंढ पाता और वो उद्वेलित हो जाता है उसका मन, और वो पहेली बुझावल में ही चक्रव्यूह में फंसकर परेशान होता रहता है। वैज्ञानिक युगबोध व नए मूल्यों का चित्रण। प्रस्तुत काव्य धारा में वैज्ञानिक युगबोध से प्रभावित है। वैज्ञानिकता के नाम पर मानव विविध मूल्यों के विघटन से उत्पन्न नई कविता शांति, घुटन, अनास्था, यातना, छंद, अवस्था, संदेह, जीवन की क्षणिकता आदि भावों का व्यक्तित्व निरूपण किया है जो नितांत भ्रामक भी है। आगे एक प्रवृत्ति दिखाई देती है सामाजिक और राजनीतिक विद्रूपता का परव्यंग। नई कविता में जीवन का व्यंग्यपूर्ण चित्रण है। नए कवि की दृष्टि में संघर्ष के स्वर बहुत अधिक मुखरित है। उनकी दृष्टि सामाजिक और राजनीतिक विद्रूपता की ओर गई है। नई सभ्यता से प्रभावित अज्ञे जी ने कई विद्रूपताओं पर व्यंग किया है। एक क्लर्क का व्यंग चित्र यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। सवेरे सांझ चाय पीता है, डालडा खा खुशी से जीता है, कौन जाने शरीर में क्या है, दिल है खाली दिमाग रीता है, कलम से मन का काम लेता है, यूं ही हर दिन को शाम करता है समझदार कि साहब को बाअदब झुककर सलाम करता है। राजनीतिक विद्रूपता के चित्र भी उन्होंने बड़े सुंदर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अनूठे व्यंग प्रस्तुत किए हैं राजनीतिक विद्रूपता पे। उन्होंने एक जगह कहा है, मैं कवि नहीं काला झंडा हूँ और 100 करोड़ 33 करोड़ लोगों के बीच में खड़ी है मेरी कविता। इसी तरह से उन्होंने बापू पर
राजनीतिक व्यंग कसते हुए कहा है, बापू तुम्हारी घड़ी का क्या हुआ, देश की नब्ज की तरह बंद पड़ी है और तुम्हारी टोपी बिल्ले बनाने के काम आ गई। तुम्हारा चश्मा काम आ रही है, क्योंकि उसी के द्वारा तो एक विशिष्ट द्वार से जा सकते हैं ये जननायक, और तुम्हारा चश्मा अंधों को लगाकर दिखाया जा रहा है करिश्मा, और तुम्हारी लाठी उसी को टेक कर चल रही है लड़खड़ाती हुई ये सत्ता। अच्छा हुआ तुम चले गए, वरना तुम्हारे शरीर का भी न जाने क्या करते ये जननायक। अच्छा हुआ तुम चले गए। वैचित्र्य प्रदर्शन। इन कवियों के काव्य में विचित्रता का प्रदर्शन हुआ है। नई कविता वैचित्र प्रदर्शन की प्रवृत्ति बहुतायत में दिखाई देती है। तब उनकी कविता में बहस योजना प्रायः कम मिलती है। उनका लक्ष्य केवल विलक्षणता और आश्चर्य उत्पन्न करना है और न्यूनता और चमत्कार को उत्पन्न करना है। उसका अर्थ भले ही कुछ ना हो, परंतु एक चमत्कार उत्पन्न करना उनका उद्देश्य रहता है। यदि मैं तोता होता तो क्या होता, तो ता ता ता। प्रकृति चित्रण। नई कविता में प्रकृति चित्रण शुद्ध करना अनिवार्य है। नया कवि वैयक्तिक होने के साथ साथ प्रकृति से भी अपना संबंध स्थापित करना चाहता है, और जाड़ों की एक सुबह का बिंब बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। रात के कंबल में दुख की उजियारी ने धीरे से मुख खोला, नीड़ों में कुलबुलाकर अलसाया पक्षी बोला। इसी तरह से सांझ का चित्रण करते हुए भी बड़ा सुंदर बिंब प्रस्तुत किया है। सूनी सी सांझ दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, मुझे वहां देख थोड़ा सा सकुचाई थी। जिस प्रकार से उनके विषयगत प्रवृत्तियों में अनुभूतिगत प्रवृत्तियों में अंतर है, उसी तरह से उनके अभिव्यक्तिगत या कलागत प्रवृत्तियों में भी पर्याप्त अंतर है, जो अभी हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो उनके कला पक्ष की प्रवृत्तियों को यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं। नई कविता या प्रयोगवाद में कथ्य की भांति शिल्प भी अलग है, नवीन। कुछ विशेषताएं उनकी इस प्रकार हैं। उन्होंने नए अप्रस्तुत विधानों और प्रतीकों का प्रयोग किया है। नवीन बिंबों का बाहुल्य उसमें दिखाई देता है। अप्रस्तुत विधान और पूर्ण बोध कराने में सक्षम कुछ अप्रस्तुत इस प्रकार है। पहला देखिए, नयन की दो ओस बूंदें। दूसरा, विज्ञान के धुएं का अजगर। तीसरा, शिशु बदन पर माँ की हंसी का प्रतिबिंब। चौथा, निष्काम पूजा सा। और पांचवा, जीवन के अंत में लोरी की मिठास और गीत की आखिरी लकीर, उतरती भावनाएं, थर्मामीटर का पारा इत्यादि। देह के सौंदर्य के लिए उन्होंने नवीन बिंबों का चयन किया है, नवीन अप्रस्तुतों का चयन किया है। कनक चंपे की कली या बाजरे की कलगी इन्हीं अप्रस्तुतों में से एक है, जिनमें नवीनता का आग्रह दिखाई देता है। यदि इसका स्पष्ट अर्थ स्पष्ट न हो पाए तो ये अत्यंत ही दुरूह हो जाएगा। उपमानों का प्रयोग। कई नई कविता में कई इस तरह के उपमानों की बहुतायत है जो बिल्कुल नवीन है। मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र जैसे प्रौढ़ कवियों को छोड़कर शेष कवियों ने तो वेश्या आदि उपमानों का भी प्रयोग करने में संकोच नहीं किया है। जैसे नावें कई यात्रियों को उतारकर वेश्याओं की तरह थकी पड़ी कहें घात। प्रतीक विधान। नई कविता में नए प्रतीकों का
प्रचुरता के साथ प्रयोग हुआ है। अज्ञे जी ने दीप अकेला, नदी के दीप, सागर तट की सीपियाँ आदि कविताओं के शीर्षक ही स्वयं प्रतीक हैं। दुष्यंत कुमार की कविता में जीवन की वास्तविकताओं की लपट में गलने वाले सपनों को युग का घोड़ा प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया है। नवीन उपमानों और बिंबों का प्रयोग। इन कवियों ने नवीन उपमानों और बिंबों का भी प्रयोग किया है, जैसे चित्रबिंब, शब्दबिंब, दृश्य बिंब इत्यादि। सभी बिंब नए शिल्प को उद्घाटित करते हैं और नए प्रतीकों, नए प्रस्तुतों की भांति नवीन उपमान भी आए हैं। अज्ञे जी की कलगी बाजरे की कविता नवीन उपमान की प्रवृत्ति को उद्घाटित करती है। नई लय, नई प्रवाहमयता। इस कविता में लय ताल भी एक नई है। मुक्तक छंदों का इसमें मुक्तक छंदों का प्रयोग है और लय और आंतरिक लयों को, तुकों को उन्होंने कड़ियों का, प्रवाह का महत्ता को ध्यान में रखा है। शब्दगत अर्थगत दोनों में लय को स्थान दिया है। जन भाषा के शब्द व मुहावरे। इस काल की भाषा हमने पहले ही बता चुके हैं हम कि ये कविता जन भाषा, जन के ज्यादा निकट है। समाज की विद्रुपताओं का वर्णन करती है, समाज की कुंठाओं का वर्णन करती है। तो ईमानदार है इस तरह से ये कवि, अपने आप को पूरा पूरा व्यक्त करना चाहता है। तो इस काल में जन भाषा जन के अधिक निकट होने के कारण जन भाषा के शब्द और मुहावरों का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। उस भाषा को सरल बनाने के लिए जनता में प्रयुक्त लोकोक्तियों आदि का प्रयोग किया गया है। इस प्रयास में इन्हें कोई विशेष सफलता तो नहीं मिली, फिर भी इनका प्रयास स्थित है। नई कविता के कुछ दोष हैं जो गिनाए गए हैं। इसमें एक तो इस पर दोष लगा है कि नई कविताओं में बुद्धि और तर्क व्यंग का भोड़ा प्रदर्शन हुआ है। ये कविता क्लिष्ट और शुष्क ही नहीं, अरुचिकर भी है। नई कविता में संवेदना बहुत दूर की वस्तु है और इन कवियों ने अर्थहीन, खोखले प्रतीक, अप्रस्तुत विधान आदि से अपनी कविता को अरुचिकर बना दिया है। इन कवियों में मर्यादा का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। काव्य रूपों की सीमाओं का उल्लंघन भी इस काव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि हम इसका मूल्यांकन करें तो हम ये पाएंगे कि नई कविता में कुछ समस्याएं हमारे सामने आती हैं। पहली समस्या तो है रसास्वादन की अस्पष्टता। दूसरी है प्रतीकों की जटिलता और बिंब विधान की अस्पष्टता। नई कविता में प्राचीन रूढ़ियों को त्याग कर बौद्धिकता की ओर अग्रसर होने की आकांक्षा हमें दिखाई देती है। इसी कारण कविता बौद्धिकता की परिभाषा बन गई, मात्र बनकर रह गई है। अपने बोधगम्य रूप को वह खो चुकी है। वह कविता स्वच्छ न रहकर अकविता बन गई है। नई कविता में कहीं कहीं बिंब अपनाए गए हैं वो बेतुके हैं, किंतु उनका औचित्य भी संदेहास्पद है। नई कविता इतने प्रतीक, इतने चमत्कार हैं, कहीं कहीं हास्यास्पद लगने लगते हैं। कई कवियों की कविता को चित्रित करने वाले, कई कवि तो कविता को चित्रित करने वाले बन जाते हैं। आस्वादन प्राप्त करने के लिए ये कविता नहीं है। नई कविता में परिपक्व और अपरिपक्व दोनों प्रकार के कवियों का बाहुल्य है। कुछ विरोधी, कुछ लोक विरोधी कविताएं हैं, तो कुछ जीवन के सत्य को प्रकट करने वाली हैं। जीवन जगत के अधूरे प्रश्नों और युक्तियों का विकास गृहता, शुद्धता के साथ प्रश्न अटूट रूप से जुड़े हैं। नई कवियों का ज्ञान पक्ष की अत्यंत महत्ता दी है उन्होंने। इसी कारण उनकी कविता थोड़ी बोझिल
हो गई है। उनकी प्रवृत्तियाँ उनके साहित्य में उनके स्पष्ट रूप से स्पष्ट व्यक्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि इस कविता का महत्व नहीं है। अपनी तरह से अपने युग की अनेक समस्याओं को ये कविता उद्घाटित करती है, इसीलिए इसका अपना महत्व है। आज तक इसमें नवीन प्रवृत्तियाँ जुड़ती जा रही हैं, जिसमें कई प्रवृत्तियाँ जुड़ गई, जैसे नवगीत हैं और कई तार सप्तकों में अब तक 4 तार सप्तक निकल चुके हैं। उसमें अलग अलग प्रवृत्तियों के कवि इसमें मिलते हैं। पहले तार सप्तक के कवि प्रयोगवादी कवि के नाम से जाने जाते हैं और उसके बाद निरंतर जो तार सप्तक निकलते रहे वो नवीनता की ओर अग्रसर होते रहे, नई कविता के नाम से बाद में ये धारा प्रवाहित हुई। दोनों की प्रवृत्तियाँ करीब करीब एक सी ही हैं। उनका विस्तार, जो प्रवृत्तियाँ प्रयोगवाद में उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने जन्म लिया था, उन प्रवृत्तियों का विस्तार जो है हमें नई कविता में दिखाई देता है। धन्यवाद।